नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ के राज में क्या आरएसएस और आरएसएस से जुड़े संगठनों की खैर नहीं है? ये घटनाएं बार बार हो रही हैं, एक के बाद दूसरी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जब आरएसएस से जुड़े जो संगठन हैं वो पुलिस के निशाने पर आ जाते हैं और उसके बाद जब मांग उठती है, जब हल्ला मचता है तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे लगता है ये आरएसएस के संगठन ना हो बल्कि ये समाजवादी पार्टी के संगठन हो या बीएसपी के संगठन हो या कांग्रेस के संगठन हो। और मैंने आपसे कहा कि एक बार नहीं, ये बार बार हो रहा है। इसका संदेश क्या है? और सवाल ये भी है कि क्या हिंदू युवा वानी के साथ भी कभी ऐसा होता है? आपने कभी देखा कि हिंदू युवा वानी को पीट दिया गया हो और उसके बाद कोई एक्शन ना हुआ हो? पहली बात तो पीटने की नौबत ही नहीं आती है। यहाँ तक तो हमने देखा है कि हिंदू युवा वानी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी अलग अलग जिलों में आज भी एक्टिव हैं, जबकि बीच में कहा यह गया था कि योगी आदित्यनाथ ने भंग कर दिया है, खत्म कर दिया है। सवाल यह है कि बीजेपी की अपनी सरकार में आरएसएस से जुड़े संगठनों का ऐसा बुरा हाल क्यों है? और इस सवाल जो उठ रहा है दोबारा, उसकी वजह है रायबरेली में हुई एक घटना। रायबरेली में बजरंग दल के जिला संयोजक को पीटा, विरोध में धरना। आप पूछेंगे किसने पीटा? जवाब है पुलिस ने पीटा, जो आरोप है। विरोध में धरना क्यों देना पड़ा? क्योंकि सुनवाई नहीं हुई। धरना एक दिन नहीं बल्कि धरना दूसरे दिन भी जारी रहा है। क्या इसकी खबर ऊपर तक नहीं गई होगी? ये जो अखबारों में छप रहा है, क्या मैं पढ़ रहा हूं या सिर्फ आप पढ़ रहे हैं? आरएसएस के जिम्मेदार नेताओं तक ये पता नहीं चल रहा है क्या? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कहां है इनके जिम्मेदार नेता? क्या उनकी जानकारी में आ नहीं रहा है या वो इतना दबे हुए हैं कि उनके अंदर भी साहस नहीं कि अपनी ही जिला संयोजकों की मांग उठा दें, उनका मुद्दा उठा दें? इतनी दयनीय स्थिति यूपी में आरएसएस और उससे जुड़े हुए संगठनों की हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्या इसलिए हो चुकी है कि आरएसएस और उससे जुड़े हुए जो संगठन हैं, जो मातृ संस्था है इनकी आरएसएस, उसके कुछ जिम्मेदार पदाधिकारी सत्ता की दिशा में बह रहे हैं क्या? ये सवाल उठ रहा है और ये बहुत ही गंभीर सवाल है और इसकी चर्चा है। आप पूछिए जरा आरएसएस के लोगों से कि भाई साहब ये बताइए कि आरएसएस के लोगों को कहीं पुलिस सूद दे रही है, कहीं लाठी पड़ रही है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, अब भटक रहे हैं इधर उधर, कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता है? क्यों नहीं आपकी सरकार है? आप लोग पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ से कहा जाता है भैया कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ से होना है वहाँ तो राम राज्य है। वो तो सरकार के साथ में कदम ताल कर रहे हैं जिन भाई साहब को इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। अब इसके बाद अगली तस्वीर देखिए। अब ये हुआ क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए कि घटना घटी क्या है। बजरंग दल के जिला संयोजक को पीटने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के पदाधिकारियों ने शनिवार को शहीद चौक पर प्रदर्शन किया। कोतवाल ने बजरंग दल के जिला संयोजक विनोद मौर्य के साथ अभद्र व्यवहार किया, उनकी पिटाई की। अभद्र व्यवहार और पिटाई कर दी और चेतावनी है, कोतवाल के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं आपको मुद्दा समझा दूं। गौकशी का एक मामला हुआ था, बजरंग दल ने शिकायत की थी, आरोप गौकशी का था। उस मामले में एनबीडब्ल्यू जारी हो गया क्योंकि जो हाजिरी और पेशी होनी चाहिए तो वह हुई नहीं। लेकिन इनका ये कहना है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कि जो पुलिस है ना, वो गौकशी के मामले में इंटरेस्ट ले ही नहीं रही है और कोशिश की जा रही है कि जो हकीकत है उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए। गंभीर आरोप है ये, गौकशी का मामला है। संघ परिवार के लिए बहुत बड़ा एजेंडा है गाय की रक्षा, और यहाँ गाय की रक्षा के नाम पर जो चीज़ें चल रही हैं, जो लोग इस अभियान में शामिल हो रहे हैं, जिनका ये दावा है कि वो गौ रक्षा कर रहे हैं, उनके साथ में उसी दौर में, उसी प्रदेश में, अपनी सरकार में ये सब हुआ जा रहा है। ये भी बहुत ही हैरान करने वाला वाकया है। अब देखिए बड़ी बात ये, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। बजरंग दल का पुलिस के खिलाफ दूसरे दिन भी धरना। दूसरा दिन, क्या लग रहा है आपको ये बजरंग दल है या कांग्रेस का कोई संगठन है? ये यूथ कांग्रेस है क्या? कांग्रेस सेवा दल है क्या? ये समाजवादी पार्टी युवजन सभा है क्या? ये बीएसपी की कोई बीएसपी के ज़िला कोऑर्डिनेटर, उनसे जुड़ा मामला है क्या? ना,
ये बीजेपी का भी नहीं, संघ परिवार का मामला है। यानी कि बीजेपी की जो मातृ संस्था है उसके अपने परिवार का मामला है और दूसरे दिन धरना जारी है। और इसीलिए चूंकि अब पुलिस, ध्यान दीजिए, ये पुलिस है। अब देखिए, नाम विनोद मौर्य है। पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन, मंत्री दिनेश प्रताप और मनोज पांडे ने दिया समर्थन। मंत्री लोग मौके पर हैं। दिनेश प्रताप ये मंत्री हैं, मनोज पांडे पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में विधायक, ये लोग मौके पर पहुंचे हैं। और इसके बाद भी पुलिस के खिलाफ धरना जारी है, यानी कि मांगे नहीं पूरी हुई, यानी कि पुलिस पर वो कार्रवाई नहीं हुई। अब सोचिए, एक मंत्री जाके बैठ जाते हैं और दूसरे पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में बीजेपी को जो कि समर्थन है उनका, मनोज पांडे रायबरेली के कद्दावर नेता हैं, इसके बाद भी ये धरना करना पड़ रहा है, यानी कि एक्शन नहीं हो रहा है। इसका संदेश क्या है? इसका संदेश ये है कि यहाँ पर जो नौकरशाही है, जो पुलिस है, वही सुप्रीम है ना। बीजेपी की तो वैसे भी दुर्गति हुई पड़ी है। आप लोग ने एक नहीं दर्जनों बार या बीसियों बार या उससे भी ज़्यादा सुना होगा कि बीजेपी के फलाने कार्यकर्ता को वहाँ पीट दिया गया, तो वहाँ उनको पुलिस ने अर्दब में ले लिया, तो कहीं सुनवाई नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यही आया कि कार्यकर्ता मैदान पे था ही नहीं, कि हमारी तो दुर्गति हुई पड़ी है, हमारी पुलिस सुने, ये तो बात की बात है। हमारी वो नौबत कर दी है इस पुलिस प्रशासन ने कि हम एक आपको उपमा दे रहे हैं कि हम 2 किलोमीटर दूर से ही थाने का रास्ता बदल के निकल लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आमने सामने पड़ जाएं तो बच्ची खुची इज्जत भी उतर जाए। इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर आ गई हैं। अब ये 2 दिन तक, दूसरे दिन धरना, और ये देखिए यहाँ पर मनोज पांडे बैठे आपको दिख रहे हैं। मनोज पांडे, ये भी एक महत्वपूर्ण मसला है। अब यहाँ भी हम मनोज पांडे दिख रहे हैं, मौके पर बैठे हुए हैं। अब आपको मैं एक तस्वीर और दिखा दूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। वो भी तस्वीर इतनी ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर है, ये दिनेश प्रताप सिंह हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं। और ये कौन है? ये बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। ये देखिए, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ खड़ी हुई है, और ये रात में जाते हैं, बैठ जाते हैं उसी धरने पर समर्थन में, मगर कुछ नहीं होता है। अब कुछ हो कैसे? दिनेश प्रताप सिंह खुद ही योगी सरकार के निशाने पर बताए जाते हैं। कुछ दिनों पहले इनको ब्रेन हैमरेज हो गया था, इतनी प्रताड़ना झेली कि ब्रेन हैमरेज हो गया। और उसके बाद इनका हाल दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक किसने नहीं पूछा, विपक्षी नेताओं तक ने हाल पूछा, मगर योगी आदित्यनाथ ने एक बार पूछा तक नहीं कि हुजूर कैसे हो, स्वास्थ्य कैसा है। इस लेवल की कड़वाहट बिखरी हुई चारों ओर। और ये लड़ाई अपने भीतर है। महाभारत की लड़ाई भी अपनों में ही हुई थी। पांडव और कौरव एक ही परिवार से निकले थे। ये लड़ाई भी एक ही परिवार में हो रही है। कौन पांडव है, कौन कौरव है, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन आपस की लड़ाई चल रही है। ना सपा को कुछ करना है, ना बसपा को, ना कांग्रेस को। आपस में लड़ लेंगे, जब लड़ के थक जाएंगे उसके बाद देखेंगे कौन सामने आ रहा है। ये है तस्वीर। अब हमने आपको ये दिखाया, ये एक और तस्वीर देखिए। सोच में डूबे हैं दिनेश प्रताप सिंह, सोच रहे हैं कि करें तो क्या, कहें तो क्या। ये सब बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, इसलिए सोच में डूबे हुए हैं क्योंकि इनकी अपने ही गृह जिले में नहीं चलती है। जो तथ्य सामने आते हैं, मंत्री की ही सुनवाई नहीं है। फिर आप पूछिए विधायक की क्या होगी, फिर जिला अध्यक्ष की क्या होगी, फिर ब्लॉक तहसील को छोड़ दीजिए, कार्यकर्ताओं के तो कोई पूछना ही नहीं है उनका क्या होगा, उनका क्या ना हो जाए, इस बात का सबसे बड़ा डर रहता है। अब आप देखिए और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मुद्दा ये कि रायबरेली में जो हुआ ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ है, ये एक सिलसिला है। ये पढ़िए, लाठी चार्ज पर एक्शन के लिए एबीवीपी का योगी को अल्टीमेटम। ये खबर है 4 सितंबर 2025 की हिंदुस्तान लिख रहा है। एबीवीपी अल्टीमेटम दे रही योगी आदित्यनाथ को। एबीवीपी कौन है? संघ परिवार का अपना संगठन है, छात्र संगठन है, और वो योगी सरकार को अल्टीमेटम दे रहा है। और 48 घंटे का समय दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, आज तक नहीं हुआ है। इनकी मांग ये थी, एबीवीपी के ये यहाँ दिख रहे हैं आपको, एबीवीपी के कार्यकर्ता, इनकी डिमांड ये थी कि बाकायदा ये जो स्थितियाँ हुई हैं, लाठी चली है, इनकी पीठ पे लाठियाँ तोड़ी गई हैं, तो इनकी डिमांड ये थी कि एफआईआर दर्ज कीजिए पुलिस वालों के खिलाफ, गिरफ्तारी कीजिए। ये घटना है कब की?
ये सितंबर 2025 की, ये जनवरी चल रहा है 2026 का। जो इनकी मांग थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। 48 घंटे का ये अल्टीमेटम सब हवा में उड़ गया। सवाल ये है कि जो आरएसएस अपने ही संगठन की रक्षा नहीं कर सकता है, वो प्रदेश की जनता का क्या ख्याल करेगा। जो बीजेपी अपने ही अनुषांगिक संगठनों के लिए नहीं खड़ी हो सकती है, वो अपने कार्यकर्ताओं का क्या ख्याल करेगी। और ये इस बात की भी गवाही है कि कार्यकर्ता फिर क्यों आपके लिए खड़े होंगे। आप जो मंत्री बन गए हैं, जो विधायक हैं, वो तो ठीक है, उनके पास तो अपना सरकारी साजो सामान है। इन कार्यकर्ताओं के पास क्या है? इनके पास सिर्फ यही इकलौता संबल था, सत्ताधारी पार्टी के हैं तो इनकी सुनवाई हो जाएगी लोकल थाने और तहसील में, वो भी अब बाकी नहीं बचा है। ये हमने देखा एबीवीपी का हाल। और अब ये देखिए किस तरह से एक्शन होते हैं। सीओ सिटी, अब एक्शन क्या हुआ था एबीवीपी के मामले में। सीओ सिटी हटे थे, कोतवाल और चौकी इंचार्ज 5 लाइन हाजिर थे। तूल पकड़ता जा रहा है, लाठी चलाने का मामला। मैंने कहा ना, तूल पकड़ रहा है, इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि आपने किया क्या, इतनी बुरी तरह लाठी मारी गई एबीवीपी के अपने ही कार्यकर्ताओं को। कैमरे पर तस्वीरें थी और आपने सिर्फ लाइन हाजिर कर दिया और सीओ को हटा दिया। मतलब यहाँ तक कहा जा रहा है अगर विपक्ष की सरकार होती, सरकार अगर सपा की होती, तो सीओ साहब जेल में होते और इन सब पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज हो गई होती। इस तरह की बातें भी चर्चा में हैं जो अपनी सरकार में नहीं हो पा रही हैं। और ऐसा क्यों हो क्यों रहा है ऐसा? क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को फ़र्क नहीं पड़ता है। एबीवीपी, बजरंग दल, वीएचपी, वो बीजेपी उनका पैतृक संगठन रहा या मातृ संगठन रहा ही नहीं है। वो तो हिंदू विवाहवानी उन्होंने स्थापित की है और बीजेपी से इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन उनका अपना गोरक्षपीठ है, उनकी हिंदू विवाहवानी है, इस परिवार का हिस्सा रहे ही नहीं है, ये भी कहा जाता है। इसलिए भी ये चीज़ें हो रही हैं। अब वही आप देख लीजिए एक और, मतलब क्या सुनवाई है, आरएसएस का हाल क्या है उत्तर प्रदेश में। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भारतीय किसान संघ है उत्तर प्रदेश। ये 4 सितंबर खाद की समस्या को लेकर के चेतावनी दे रहे हैं। ये किसानों के लिए लड़ने वाली आरएसएस की विंग है, इनकी ही सुनवाई नहीं है। ये लिखते हैं कि 9 सितंबर को प्रदेश के सभी विकासखंड व मुख्यालयों पर विकासखंड कार्यकारिणी द्वारा केवल मुख्यमंत्री यूपी के नाम से संबोधित ज्ञापन विकासखंड अधिकारी को दिखाया जाएगा। खाद, पानी, बीज, पानी, बिजली की कमी के नाते किसानों की परेशानियों को देखा अनुभव समस्या अभी भी बनी हुई है। अपनी सरकार में कह रहे हैं ना खाद है, ना बीज है, ना बिजली है, ना पानी है। ज्ञापन दो और मुख्यमंत्री को संबोधित करके दो। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मालूम है समस्या की जड़ कहाँ है। जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री सुनते नहीं हैं, मुख्यमंत्री चाहते नहीं हैं। फिर सवाल ये कि मुख्यमंत्री के पीछे खड़ा कौन है? आरएसएस में क्या कुछ एक ऐसा धड़ा है जो मुख्यमंत्री के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए सत्ता का मतलब आरएसएस के उस धड़े को फुल सपोर्ट है? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मतलब आम कार्यकर्ताओं का कोई सुनवाई नहीं, बीजेपी के, आरएसएस के अपने जो स्थानीय और आरएसएस के जो परिवार के छोटे कार्यकर्ता और पदाधिकारी, उनकी सुताई दुनाई चल रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आरएसएस में यूपी इकाई में बड़े पदों पर हैं, उनके लिए राम राज्य है, उनका मामला एकदम ठीक चल रहा है। वो जो चाहते हैं वो हो जाता है, जहां ट्रांसफर चाहते हैं वहां ट्रांसफर, जहां पोस्टिंग वहां पोस्टिंग, पैरेलल सरकार चला रहे हैं, ऐसी बातें भी कही जाती हैं, ऐसे आरोप भी लगते हैं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है और इसीलिए लखनऊ से नागपुर में कोई सही फीडबैक नहीं जा रहा है। ये भी एक कहानी है, ये भी एक दास्तां है। अब ये देखिए एक और कहानी देखिए, यहाँ किसको बनाया गया? प्रशांत कुमार को। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष बना दिया प्रशांत कुमार को। ये आरएसएस की इतनी सारी बौद्धिक इकाइयाँ हैं, अगर आपको यही काम करना था तो किसी संगठन से जुड़े हुए वैचारिक व्यक्ति को बना देते आप, जो कि दिल्ली में तमाम जगहों पर होता है। आप ध्यान दीजिए दिल्ली में कौन बैठा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहाँ और जेएनयू में किसे किसे बिठाया गया है, तमाम और संस्थानों में किसे बिठाया गया है। लेकिन यूपी में अलग ही चलता है। आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों की यहाँ भी जगह नहीं है। यहाँ ये आएंगे प्रशांत कुमार। ये कौन है? ये बहुत ही करीबी योगी आदित्यनाथ के बड़े ही करीबी अधिकारी हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष इनको बना दिया जाएगा। ये यूपी की एक और तस्वीर आप देख लीजिए और अभी एक और देख लीजिए। बस यहाँ से कहानी आपको एकदम समझ में आ जाएगी। हमारी सरकार में रोज़ 50,000 गाय कट रही, मेरी हत्या की तैयारी, बीजेपी विधायक। गाय कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए। और अब बीजेपी के अपने विधायक ने कहा कि हमारी सरकार में 50,000 गाय कट रही है।
कोई सुनवाई नहीं है और एक बार नहीं 20 बार ये बात कही है। कुछ जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आरएसएस के ज़मीन पर, उनकी हालत ये है। कानून व्यवस्था की हालत दिख रही है, आरएसएस खुद झेल रहा है, उसके परिवार के संगठन, पारिवारिक संगठन हैं, वो इसका शिकार हो रहे हैं। और ये सारी बातें इस दिशा की ओर इशारा करती हैं कि अंदर ही अंदर आरएसएस के भीतर भी एक लावा भभक रहा है। ये लावा कभी भी फूट सकता है, ये लावा कभी भी बह सकता है, और जितना ही देर हो रही है लावा उतना ही गाढ़ा होता जा रहा है। और ये इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है कि वो आरएसएस जो यूपी में नानाजी देशमुख से लेकर के रज्जू भैया की उन परंपराओं तक जिया है, जहां पर आरएसएस के कार्यकर्ता ये जो आरएसएस के संगठन के जो सर्वोच्च जो पदाधिकारी रहे हैं, इनके लिए देवतुल्य हुआ करते थे और सीधी रीच थी, उनका एक असर था, उनका प्रभाव था, जबकि सरकारें भी अपनी नहीं थी। वो चीज़ें एकदम यू टर्न ले चुकी हैं। अब जब अपनी सरकार है, कथित हिंदुत्व की सरकार है, उसमें ही उनको अपनी ही सरकार में पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ रहा है। ये है यूपी की तस्वीर, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है, और अगर ये विस्फोट हुआ तो इसकी न कोई माफ़ी है, न इसमें बचाव का दूसरा रास्ता है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।